जी हाँ दोस्तों, तो चाहकर भी दादा अजीत पवार की जगह नहीं ले पाई बीजेपी। खुद मैदान में सुनेत्रा पवार ने संभाला मोर्चा। देख बौखलाए साहब के एजेंट। दोस्तों, अजीत पवार के प्लेन क्रैश का शिकार हुए 3 हफ्तों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है और पवार परिवार के शक की सुई अब महज हादसे तक नहीं बल्कि अब साजिश की तरफ भी घूमने लगी है। 28 जनवरी के हादसे के बाद से परिवार के अंदर से कई तरह की राय सामने आई है। अब तो उनकी पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को भी साजिश का शक होने लगा। यहां तक बेटे ने भी कई तरह से सवाल पूछे। शक बेटे को भी अब होने लगा है। और दोस्तों, जहां तक कल तक एनसीपी दोनों गुटों में राजनीतिक मतभेद सुर्खियों में रहते थे, वहीं अब पारदर्शी जांच की मांग पर सबकी आवाज एक है, सब हम आवाज है। यानी पवार फैमिली बिल्कुल एकजुट है और मकसद एक ही है, इंसाफ। दादा अजीत पवार को इंसाफ मिले। और इस बीच सुनेत्रा पवार की दोहरी चाल, राज्यसभा सीट पर भी एनसीपी का कब्जा और दूसरे दादा अजीत पवार वाली सीट पर भी सुनेत्रा पवार ने जो चाल चली है, जहां बीजेपी चाह रही थी कि वो बारामती अपना गढ़ बना लिया जाए, वहां सुनेत्रा पवार की चाल से वो सब अधूरा रह गया। दोस्तों, उधर दिल्ली वाले एजेंट जो कि एनसीपी में रह के बीजेपी का काम करते नजर आए, उनके तो समझिए हाथ पैर फूले हैं, होश उड़े। और दूसरी तरफ एक और मामले में नई अपडेट, आपको सब कुछ बताएंगे। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण के साथ मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, 28 जनवरी 2026 का दिन बारामती और महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए काला दिन साबित हुआ। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निजी चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया। हादसे में उनके निधन से पूरे राज्य को शोक में डाल दिया। हालांकि विमानन कंपनी वीएसआर के मालिक विजय कुमार सिंह ने शुरू से लगातार यही कहा कि विमान में किसी तरह की कोई तकनीकी खामी नहीं थी, यानी तकनीकी खामी से इनकार किया। लेकिन पवार परिवार राजनीतिक सर्कल्स में इस दावे को लेकर लगातार उसे भरोसा नहीं हुआ। कल तक अगर शोक था तो अब शक होने लगा है। अब हादसे से साजिश की बू आने लगी है। दोस्तों, अब तक सबसे ज्यादा शिवसेना सांसद संजय रावत आवाज उठाते थे। चलिए, विपक्ष की तरफ से उठा रहे होंगे या राजनीति अपनी रोटियां सेक रहे होंगे। लेकिन अब दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट से भी लगातार अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार प्लेन क्रैश को लेकर लगातार उन्होंने सवाल उठाया। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने कई बार पूरे घटनाक्रम पर संदेह जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से लेटर भी लिखा, राहुल गांधी से भी मदद मांगी। वहीं अब अकोला में एनसीपी एमएलसी अमोल मितकरी ने भी इस घटना को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से इसे जोड़ दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीते दिन उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ दुर्घटना नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। राजीव गांधी के साथ जो हुआ वही अंदेशा यहां भी है। दोस्तों, मामले में अब तक कई सवाल उठ चुके हैं। शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने मोर्चा खोला हुआ है और आज भी उन्होंने, यानी रोहित पवार ने महाराष्ट्र बजट सत्र के बीच मरीन लाइंस थाने पहुंचकर मामले में डीजीसीए और विमान कंपनी वीएसआर वेंचर्स की शिकायत पुलिस से की है। एफआईआर उन्होंने वीएसआर कंपनी डीजीसीए के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। रोहित पवार ने यह मांग ऐसे वक्त में की है जब डीजीसीए ने वीएसआर की उड़ानों पर पाबंदी फिलहाल लगा दी है। रोहित पवार के साथ मौजूदा एनसीपी में एमएलसी अमोल मितकरी की पुलिस के बीच एक तरह से नोकझोंक भी हुई, बहस भी हुई। दोनों विधायकों ने पुलिस स्टेशन में कई सवाल पूछे। डिप्टी सीएम अजीत पवार की दुर्घटना में मौत के सबूत होने के बावजूद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका जवाब उन्हें मिला नहीं। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार ने लगातार यह सवाल उठाया कि अगर विमान में कोई तकनीकी कमी नहीं थी तो अचानक हुए हादसे के कारणों को स्पष्ट क्यों नहीं बताया गया। और दूसरी तरफ दोस्तों, एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले लगातार वो मांग कर रही हैं, महाराष्ट्र सरकार रोहित पवार की जान की सुरक्षा क्या दे पाएगी। जो कि दोस्तों, सुप्रिया सुले का साफ कहना है कि रोहित पवार की जान को खतरा है। रोहित जनता की भावनाओं को आवाज दे रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा जरूरी है और यह सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार के जिम्मे है।
अगर रोहित पवार को कुछ हुआ तो फिर महाराष्ट्र की राजनीति उतार चढ़ाव उतल पुथल होंगे, हिसाब किताब देना पड़ेगा बीजेपी और दिल्ली को। यानी दोस्तों साफ संदेश ये कि वो आवाज उठा रहे हैं, वो लगातार उन चीजों को निकाल रहे हैं जो कि अभी तक दबी हुई हैं, प्लेन क्रैश के पीछे की वजह, और शायद इसलिए भी जो कि आवाज दबाई जा सकती है। और दोस्तों इधर एनसीपी अध्यक्ष और दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की बारामती सीट खाली है, और इस सीट पर बीजेपी जहां एक तरह से जो कि हर तरह से बीजेपी ने चाहा कि एनसीपी अजीत पवार के ऊपर अपना कब्जा किया जाए, सुनेत्रा पवार को एक तरह से रिमोट से चलाया जाए, शरद पवार गुट का अजीत पवार गुट से विलय ना हो, जो कि अगर एक हो गए तो फिर शरद पवार हावी हो जाएंगे, फिर बीजेपी महायुति के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए, दिल्ली के लिए मुसीबत हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों जहां एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो दिल्ली वाले एजेंट थे जो कि बीजेपी के ज्यादा करीबी थे, उनकी दौड़ लगी थी, वो हो जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उस पर भी विराम लगा। दोस्तों खुद सुनेत्रा पवार एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगी, और दूसरी तरफ दोस्तों बारामती सीट वो भी खाली, बीजेपी चाह रही थी वहां अपना उपचुनाव होगा, अपना प्रत्याशी उतार देंगे, लेकिन उस पर भी विराम लग गया है। बीजेपी के मंसूबों पर वहां भी पानी फिर गया है। दोस्तों एनसीपी अजीत पवार गुट की कोर कमेटी की बैठक में सुनेत्रा पवार के नाम पर मोहर लग गई है। यानी अब राज्यसभा छोड़, अब पूरी तरह से दादा अजीत पवार की जो जो जिम्मेदारी थी, सिर्फ वित्त विभाग अगर छोड़ दिया जाए तो सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन दादा अजीत पवार के बाद अब सुनेत्रा पवार, एक ये जिम्मेदारी बच रही थी जो कि दादा अजीत पवार का गढ़ जहां से वो विधायक थे बारामती, उस पर भी अब सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी। बारामती उपचुनाव को लेकर 26 तारीख को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसका आधिकारिक ऐलान, यानी बीते दिन इसका ऐलान भी हो जाएगा। अजीत पवार के निधन के बाद से दोस्तों बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चुनाव आयोग द्वारा इस सीट पर उपचुनाव के लिए वोटर लिस्ट में संशोधन के कार्यक्रम की घोषणा है। दोस्तों इस उपचुनाव में 1 जनवरी 2026 तक रजिस्टर्ड वोटर ही वोट डाल पाएंगे। आगामी 10 मार्च को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। एनसीपी निर्विरोध चुनाव की कोशिश में है। दोस्तों पार्टी के कोर कमेटी में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण फैसला जो कि अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने का, जो कि अगर बीजेपी जहां कतरना चाह रही थी अजीत दादा के बाद, वहां हर जगह एनसीपी और एनसीपी के लोगों का कब्जा रहने वाला है। यानी बारामती से अजीत दादा की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी, डिप्टी सीएम तो हैं ही। इधर राज्यसभा में बीजेपी चाहती कि अपना कद बढ़ा ले, लेकिन यहां भी चूंकि 41 विधायक तो खुद एनसीपी के पास ही हैं, और उस पर अजीत दादा के बेटे पार्थ पवार का जाना लगभग तय माना जा रहा है। इस पर भी मोहर लग चुकी है, बैठक में सहमति बन चुकी है। बताया जा रहा है पार्थ पवार का एनसीपी उम्मीदवार बनाने का फैसला लगभग हो ही चुका है। महाराष्ट्र की दोस्तों 7 राज्यसभा सीटों पर आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी तेज हो चुकी है। महायुति में खींचातानी भी है, कौन जाए कौन ना जाए इसको लेकर लगातार पशोपेश जारी है। महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी ने राज्यसभा प्रत्याशी के नाम को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है, अल्टीमेटम दे दिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात मुंबई में कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के आवास पर पार्टी की कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्थ पवार को राज्यसभा चुनाव में पार्टी का उम्मीदवार बनाने पर सर्वसम्मति से सहमति जताई गई है। दोस्तों महाराष्ट्र के 7 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च 2026 को होना है। सभी दलों में प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। महायुति गठबंधन की मजबूत स्थिति को देखते हुए एनसीपी की 1 सीट लगभग तय मानी जा रही है, और पार्थ पवार को भेजने का फैसला पार्टी में अगली पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति के तहत देखा जा रहा है। दादा अजीत पवार के बाद अब एनसीपी आगे कौन चढ़ाएगा बढ़ाएगा, उसमें भी अब अजीत दादा के बेटे पार्थ पवार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हर मोर्चों पर जहां बीजेपी ने चाहा था कुछ, इधर बारामती से भी खुद अजीत दादा की पत्नी चुनाव लड़ेंगी उपचुनाव, इधर राज्यसभा की 1 सीट जो कि खुद अजीत दादा के बेटे ही वहां जाएंगे एनसीपी की तरफ से, और दूसरी तरफ लगातार रोहित पवार ये मान के चलिए छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक इंसाफ ना मिल जाए, हकीकत और गुत्थियां सुलझ ना जाए। खबर पे आपकी राय बताइएगा आप जरूर।